नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DNX न्यूज और मैं हूं आपकी और जनता की आवाज। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं बल्कि गोदी मीडिया के चेहरे पर एक सच का तमाचा है। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे दबाने के लिए सत्ता की पूरी ताकत लगा दी गई है। वो सच जिसे करोड़ों देकर ढका जाता है, उसे भारत की आवाज आज बेनकाब करेगी। लेकिन उससे पहले एक कड़वा सच, क्या आप सच के साथ नहीं हैं? 99% लोग हमारी खबरें हर रोज देख रहे हैं, लेकिन जब बात साथ देने की आती है तो ना एक लाइक मिलता है ना एक सब्सक्राइब। याद रखिए, आपकी चुप्पी ही इस झूठी मीडिया को ताकत है। बस 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, जिससे हमें हक की लड़ाई लड़ने की ताकत मिलती है। खैर, फैसला आपके हाथ में है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज यानी 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और दमन के दौरे पर विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी है। प्रधानमंत्री ने सूरत और दमन में करीब 18,777 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 और 7 को राष्ट्र को समर्पित किया, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही सूरत में 200 बेड के एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने जांबूसर बल्क ड्रग पार्क और दहेज पेट्रोलियम, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन में अपशिष्ट उपचार परियोजनाओं की भी सौगात दी है। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। आज जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही है। हालांकि पिछली तिमाही के 7.8% के मुकाबले यह थोड़ी कम है, लेकिन दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। सरकारी खर्च और सेवा क्षेत्र ने इस विकास दर को संभाले रखा है। हालांकि निजी निवेश अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। शेयर बाजार की बात करें तो आज भारतीय बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी ब्रॉडकॉम के कमजोर परिणामों के बाद वैश्विक टेक शेयरों में आई बिकवाली का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अमेरिका में डॉव जोन्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, लेकिन नैस्डैक लाल निशान में बंद हुआ है। इधर एक और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज बड़ी राहत देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर सस्ता हो गया है। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली है और महंगाई पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। तेल की कीमतों में यह गिरावट इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम की उम्मीदों के कारण आई है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें 3% से अधिक गिरकर $95 प्रति बैरल के करीब आ गई हैं। अब बात करते हैं सोने चांदी की कीमतों की। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोने का भाव 2,177 रुपए टूटकर 1,55,439 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव और कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव के चलते बुलियन मार्केट में यह गिरावट आई है। निवेशक इस समय सतर्क हैं और बाजार की दिशा को लेकर कंफ्यूजन है। दूसरी ओर एक अहम घटनाक्रम देखने को मिला है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अलबामा राज्य के चुनावी नक्शे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन वाले नक्शे को बहाल करने का आदेश दिया है, जिससे डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने नक्शे को लेकर विधायिका की मंशा को समझने में गलती की। इस फैसले के खिलाफ 3 जजों ने डिसेंट किया है, जिसमें जस्टिस सोनिया सोतोमयोर ने कहा है कि यह फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट के तनाव की। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सदन ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पारित कर दिया है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ संघर्ष जारी रखने से रोकने की मांग की गई है। हालांकि यह प्रस्ताव प्रतीकात्मक है, क्योंकि राष्ट्रपति इस पर वीटो लगा सकते हैं और सीनेट में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। वहीं दूसरी तरफ इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम की उम्मीदों से कच्चे तेल के दाम 3% से अधिक लुढ़क गए हैं। चलिए अब बात करते हैं पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज यानी 5 जून से अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, एनर्जी और लोगों के बीच संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह यात्रा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सरकार बनने के बाद किसी मंत्री की पहली भारत यात्रा है। सीमा विवाद पर भी इस दौरे में बातचीत हो सकती है। यह यात्रा नेपाल के साथ भारत के पड़ोसी पहले नीति को और मजबूत करने वाली है। दोस्तों, आज यानी 5 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद की थी। हर साल इस दिन पर्यावरण से जुड़े किसी एक मुद्दे जैसे वन्यजीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन या प्रकृति से जुड़ाव पर फोकस किया जाता है। इस मौके पर पूरी दुनिया में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।
भारत में भी पेड़ पौधे लगाने, साइकिल रैलियों और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी का आज ब्याज दरों पर फैसला आ सकता है। 2 दिनों की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर रेपो रेट के बारे में घोषणा करेंगे। जानकारों का कहना है कि मौजूदा वक्त में ब्याज दरों में बदलाव की संभावना कम है, क्योंकि महंगाई अभी भी काबू से बाहर है। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो लोन और ईएमआई महंगी हो जाएगी, वहीं अगर दरें स्थिर रहती हैं तो आम जनता को राहत मिलेगी। साथ ही जीडीपी के आंकड़े भी आज आए हैं, जिससे आरबीआई को अपना रुख तय करने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब वैश्विक बाजारों पर नजर डालते हैं। जहां भारतीय बाजार में गिरावट आई है, वहीं यूरोपीय बाजार में तेजी का रुख देखने को मिला है। यूरोपीय शेयर बाजार में 0.52% का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं अमेरिकी बाजार की बात करें तो वहां मिलाजुला रुख है। डॉव जोन्स में रिकॉर्ड तेजी आई है, जबकि नैस्डैक ब्रॉडकॉम के कमजोर परिणामों के असर से लाल निशान में बंद हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अब बात करते हैं चीन और फिलीपींस के बीच बढ़ते तनाव की। साउथ चाइना सी में दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। चीनी कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के मछुआरा जहाजों को चेतावनी दी है। फिलीपींस सरकार ने चीन के इस रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका इस विवाद में किस तरह की भूमिका निभाएगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ता सैन्य तनाव वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तारीखों को लेकर अपडेट जारी किया है। नीट पीजी की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए अब अगस्त महीने में कराने का फैसला लिया गया है। वहीं सीयूईटी, यूजी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिससे छात्रों को तैयारी करने में मदद मिलेगी। एनटीए ने यह भी साफ किया है कि परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही जानकारी लें। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की। सरकार ने आज कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल को लेकर बड़ी घोषणा की है। एआई फॉर एग्रीकल्चर मिशन के तहत किसानों को फसलों की बीमारी की पहचान, मिट्टी की जांच और मौसम पूर्वानुमान में मदद मिलेगी। यह तकनीक किसानों को रियल टाइम जानकारी देगी, जिससे उत्पादन बेहतर होगा। पहले चरण में 10,000 गांवों में इस प्रोजेक्ट को पायलट के तौर पर शुरू किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक यह पहल भारत में डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगी। इधर टेक दिग्गज गूगल ने आज अपने एआई मॉडल जेमिनाई का नया वर्जन पेश किया है। यह नया मॉडल आवाज और इमेज पहचानने में पुराने वर्जन से बेहतर होगा। कंपनी का दावा है कि यह एआई चैटबॉट ओपन एआई के चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट को टक्कर देगा। नए फीचर्स में यूजर्स रियल टाइम में इससे बातचीत कर सकेंगे और यह कई भाषाओं में रिस्पॉन्स देगा। भारत में भी जल्द ही इस नए वर्जन को पेश किए जाने की संभावना है। अब बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी एक अहम जानकारी की। मानसून आने से पहले ही देश के कई राज्यों में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में तेजी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर आपको तेज बुखार, सिरदर्द या शरीर में दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मच्छरों से बचाव के लिए घर में कूलर, गमलों का पानी न रखें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थानीय निकायों को भी मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, मौसम विभाग ने आज एक और चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में पारा 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। लू से बचने के लिए लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। अधिक पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने और सिर को ढकने की सलाह दी गई है। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं संसद के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर। सरकार और विपक्षी दलों के बीच संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों पर सहमति बन गई है। सत्र जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पास कराने की तैयारी में है, जिनमें नया फार्म बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल और जीएसटी से जुड़े संशोधन शामिल हैं। वहीं विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को उठाने की योजना बना रहे हैं। आने वाला सत्र काफी हंगामेदार होने की संभावना है। इधर घरेलू जरूरतों से जुड़ी एक बुरी खबर है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने यह बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर 850 रुपए के करीब हो गया है। उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले उपभोक्ताओं के लिए अलग से सब्सिडी का प्रावधान रहेगा, लेकिन आम आदमी की जेब पर यह बढ़ोतरी भारी पड़ेगी। अब बात करते हैं अंतरिक्ष से जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आज अपने नेविगेशन सिस्टम नाविक की सीरीज का 11वां सैटेलाइट नाविक 1 के लॉन्च किया। यह सैटेलाइट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट से लॉन्च किया गया। नाविक सिस्टम भारत का अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है।
जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसी सुविधा देगा। इस सैटेलाइट से देश में पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज में सटीकता बढ़ेगी और विदेशी तकनीक पर निर्भरता घटेगी। इसी बीच नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। सरकारी विभागों में लगभग 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और विभिन्न बैंकों में भर्तियों का आयोजन होगा। अलग अलग विभागों में 10वीं और 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए पद हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के दमन दौरे की। प्रधानमंत्री ने दमन में नामो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा उन्होंने नामो हॉस्पिटल को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जो करीब 1500 मरीजों को प्रतिदिन ओपीडी सेवाएं देगा। प्रधानमंत्री ने दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट कैंपस और लक्षद्वीप में 885 करोड़ रुपए के 4 प्रमुख पोर्ट प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखी। इसी बीच एक चिंताजनक खबर सामने आई है। भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सर्वर पर साइबर हमले की आशंका के चलते सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। यह बैंक देश भर में कोटि कोटि ग्राहकों को डिजिटल भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराता है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत अपना पासवर्ड बदलें और किसी भी अनजान नंबर से आने वाली कॉल या लिंक पर क्लिक न करें। हमले की जांच की जा रही है और ग्राहकों के बैलेंस पर किसी तरह का कोई असर अब तक नहीं बताया गया है। अब देखते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात। इन दिनों पाकिस्तान में मार्शल लॉ की अफवाहों के बीच आर्थिक हालात बेहद खराब हो गए हैं। खाद्य पदार्थों समेत हर चीज के दाम आसमान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को और कर्ज देने से इनकार कर दिया है, जिससे पाकिस्तान सरकार के पैर उखड़ गए हैं। कई शहरों में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम चरमरा सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगर आपने कोई फ्लैट या घर खरीदने का सोचा है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए रेरा के नए नियम लाने जा रही है। अब हर राज्य में बिल्डिंग निर्माण और ग्राहक संरक्षण के नियम एक जैसे होंगे। इससे अगर आपके फ्लैट की डिलीवरी तय तारीख पर नहीं हुई तो आपको मुआवजा मिलना तय हो जाएगा। साथ ही बिल्डरों द्वारा की जा रही मनमानी पर भी रोक लगेगी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर टीम इंडिया के नए हेड कोच का नाम तय कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी पूर्व दिग्गज क्रिकेटर को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिन्होंने पहले भी कोचिंग का अनुभव लिया है। नए कोच का मुख्य लक्ष्य 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए योजना बनाना होगा। आने वाले महीनों में टीम इंडिया को कई कठिन सीरीज खेलनी है। ऐसे में कोच की नियुक्ति टीम के प्रदर्शन के लिए अहम साबित होगी।